विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी ने व्याकरण के लिए जो निर्धारित पाठ था उसका अध्ययन किए। आज हम सभी कृतिका पुस्तक के द्वितीय पाठ मेरे संग की औरतें उसका अध्ययन करेंगे। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। आइए मृदुला गर्ग के जीवन के बारे में जानें। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में सन 1938 में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 में दिल्ली में आकर स्वतंत्र लेखन शुरू किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की औरतें। इस पाठ में लेखिका ने परंपरागत तरीके से रहते हुए भी एक अलग लीग पर चलकर कैसे जीवन जिया जा सकता है। परंपरागत का तात्पर्य है कि वर्षों से बनाई गई परंपरा, रीति रिवाज, जो औरतों के लिए बनाए गए सामाजिक नियम हैं, उस परंपरा के अनुसार चलते हुए भी कैसे लीग से हटकर जीवन जिया जा सकता है या कुछ नया किया जा सकता है, ऐसी औरतों के बारे में लेखिका मृदुला गर्ग ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। विद्यार्थियों, आइए कहानी को पढ़ते हैं। लेखिका लिखती है कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है कि मैंने उसे कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बाद में जाकर उसका असली मर्म, उसका रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जान पाया कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। यह पर्दानशी का अर्थ है पर्दा करने वाली स्त्री, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने, बैरिस्ट्री का अर्थ है वकालत पढ़ने, विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज, विलायती मतलब विदेशी रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो गई उठी। मुंहजोर का मतलब बार बार किसी से एक ही बात को बार बार कहना, अपनी बात अपनी जिद के वजह से मनवाना। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, सब दंग रह गए और हैरान रह गए। जिस पर्दानशी, जो औरत पर्दा करने वाली थी, हमेशा पर्दे में रही,
उस औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लिया लाए और बीबी के हजूर में पेश किए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज उन्हें आश्चर्य भरा हुआ। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा थी। यहाँ पे ऊपर जो दिया गया है फरमाबरदार, उसका अर्थ है आज्ञाकारी, जो साहबों की आज्ञा के अनुरूप कार्य करते हों। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था और उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुश्तैनी मतलब माता पिता के द्वारा अर्जित की हुई धन दौलत, उसके पास कुछ भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें भारी लगती थी, कि कमर चनका खा जाती थी। खादी की साड़ी वजनदार होती थी और उसे पहनने में मुश्किल होती थी। कमर चनका खादी चमक खा जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी। साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए उसको पहनने के लिए अभ्यास करना पड़ता था, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठाना पड़े कि साड़ी भी ऐसे ढंग से पहना जाए जिससे कोई कुछ ये न कहे कि साड़ी ठीक से नहीं पहनी है। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। इसका मतलब यह है कि बहू इतनी कोमल और नाजुक है कि वो कठिन काम और मुश्किल काम उससे नहीं लिया जा सकता, उसे हल्के फुल्के काम कराया जा सकता है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, अर्थात साहब के लोगों से या अंग्रेज़ों से काफ़ी प्रभावित थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने
उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म यानी रहस्य को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत यानी मेरी माँ का अपना व्यक्तित्व था। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परिजात वो वृक्ष है जो ऐसा कहा जाता है कि उससे हर कुछ पाया जा सकता है, जो कुछ उससे मांगा जाए, इच्छा व्यक्त किया जाए, वो उस परिजात वृक्ष से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मतलब ये कि माँ से हर काम के लिए परामर्श लिया जाना जरूरी होता था और जब वो जो बात वो कह देती थी उस बात को मानना, उस बात को निभाना आवश्यक हो जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की मामतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, अर्थात तत्पर रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुर्द मर्द जात पिताजी भी। ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। विद्यार्थियों, आज के लिए अभी इतना ही। पाठ का शेष भाग अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।